कर लेते हैं जम्मू से आ रही बड़ी खबर के साथ। जम्मू में 3 ड्रोन देखने से हड़कंप मच गया है। रात के करीब 2:30 बजे कुंजवानी, सुरजवान और कालूचक में ड्रोन दिखाई दिया है। ये तीनों इलाके एक दूसरे से सटे हुए हैं। ऐसे में फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि एक ही ड्रोन 3 अलग अलग जगहों पर देखा गया या फिर ये 3 अलग अलग ड्रोन थे। सुरक्षा एजेंसियां अब जांच में जुट गई हैं। इससे पहले कल कालूचक इलाके में ड्रोन देखा था, जबकि 26-27 जून की दरमियानी रात में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमले किए गए थे। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुनील, क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है कि 3 अलग अलग ड्रोन देखे गए या फिर एक ही ड्रोन था जो 3 अलग अलग जगहों पर देखा गया? जी नेहा, अभी जो विषय ये जांच का है, जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है कि 3 स्थानों पर जो है ये ड्रोन देखा गया है। ये रात को 1 से 4 बजे के बीच में ये ड्रोन की एक्टिविटी हुई है, लेकिन फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं इस चीज में जुट चुकी है कि क्या ये 3 अलग अलग ड्रोन थे या एक ही ड्रोन था। लेकिन नेहा, ये काफी गंभीर विषय। लगातार तीसरे दिन जो है जो आर्मी के इंस्टॉलेशन से, डिफेंस इंस्टॉलेशन से वहां पर जो है ड्रोन देखे गए हैं, और खासतौर पर जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर तो 2 धमाके भी हुए। फिलहाल ये भी साफ अभी तक नहीं है कि जो कल जो कालूचक रत्नचक में जो 2 ड्रोन देखे गए थे और आज जो ड्रोन देखा गया है 3 स्थानों पर, क्या इनकी मंशा भी यही थी कि इन ड्रोन से जो है हमले करवाना हो, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन साफ तौर पर लगातार तीसरे दिन ऐसा होना, ये भी कई सारे प्रश्न उठाता है कि आखिरकार कौन इन ड्रोनों को ऑपरेट करवा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जम्मू में एक और ड्रोन दिखने से वहां हड़कंप है। इसकी शुरुआत 26-27 जून की दरमियानी रात है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से विस्फोटक गिराने के साथ हुई थी। 2 दिन बाद भी इस मामले की गुत्थी जांच एजेंसियां सुलझा नहीं पाई हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि विस्फोटक में RDX भी शामिल हो सकता है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में जो हुआ वो आर्मी कैंप में भी हो सकता था, अगर हाई अलर्ट ना होता, अगर जवान मुस्तैद ना होते। अभी जम्मू ड्रोन अटैक की जांच चल ही रही है। 24 घंटे के भीतर फिर 2 ड्रोन दिख गए। इस बार इन ड्रोन का टारगेट जम्मू का ही कालूचक मिलिट्री बेस था। रविवार की रात को 11:45 पर पहला ड्रोन दिखा। करीब 3 घंटे बाद रात 2:40 पर दूसरा ड्रोन दिखा। ड्रोन को गिराने के लिए सेना ने करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद अंधेरे में ड्रोन गायब हो गए। सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ड्रोन के कोई अवशेष नहीं मिले। लेकिन सवाल यह है कि ड्रोन ऑपरेट कौन कर रहा है? इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? ये कहां से आ रहे हैं और हमला करके कहां वापस जा रहे हैं? एयरफोर्स स्टेशन पर हमले में भी यही हुआ। अब तक की जांच में ड्रोन के अवशेष नहीं मिले, यानी ये विस्फोटक से लैस होकर आए और एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करके आसानी से वापस चले गए। अब तक की जांच में यही पता चला है कि एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से 6 मिनट के अंदर 2 हमले किए गए। वो 2-2 किलोग्राम विस्फोटक से लोड थे। ये हाई ग्रेड विस्फोटक था जो RDX भी हो सकता है। 24 से 48 घंटे में फॉरेंसिक रिपोर्ट से सब क्लियर हो जाएगा। अगर RDX की बात पुख्ता हुई तो इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के पक्के सबूत मिल जाएंगे। विस्फोटकों के साथ साथ किसी नुकीली चीज का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे एयरफोर्स स्टेशन की सीमेंटेड छत पर एक बड़ा होल हो पाया। अभी यह कहना मुश्किल है कि एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन अटैक हुआ उसमें ड्रोन सीमा पार से आए थे, क्योंकि बॉर्डर से एयर डिस्टेंस करीब 14 से 15 किलोमीटर है और इतनी दूर तक 2 किलोग्राम वजन के विस्फोटक लेकर ड्रोन का उड़ान भरना और आसानी से पकड़ में ना आना ये नामुमकिन सी बात लगती है। इसीलिए जांच की सबसे मजबूत थ्योरी यही है कि साइज में बहुत छोटे ड्रोन को आसपास के ही 6-7 किलोमीटर के दायरे से ऑपरेट किया गया। इसलिए इन्हें ऑपरेट करने वाले कौन कौन लोग हैं, किसके इशारे पर ऐसा किया जा रहा है? क्या ये किसी बड़े आतंकी हमले का टेस्ट कर रहे हैं? जम्मू से कमलजीत संधू और सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और बात श्रीनगर में हुए एनकाउंटर की, जहां सुरक्षा बल के जवानों ने एक और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों ने नेशनल हाईवे पर हमले की एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। कल शाम से देर रात तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबरार को मार गिराया। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी भी मारा गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर तगड़ी चोट।
मारा गया लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबरार। एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी आतंकी भी ढेर। गोलियों की आवाज, बम धमाका और उठता धुआं। मुठभेड़ के लिए पोजीशन लेते सुरक्षाकर्मी, आतंकियों से बचाकर आम लोगों को निकालते सुरक्षाकर्मी। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के पारिमपुरा के मलहूरा इलाके की, जहां कल शाम से देर रात तक आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बल के जवानों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर के कमांडर अबरार और एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एक अधिकारी समेत 2 जवान घायल भी हो गए। मुठभेड़ वाली जगह से 2 AK-47 राइफल्स भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल के कई जवानों और नागरिकों की हत्या के मामले में अबरार वांटेड था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल को ये पुख्ता जानकारी मिली थी कि आतंकवादी नेशनल हाईवे पर किसी हमले की साजिश रच रहे हैं। जानकारी पुख्ता थी, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की साझा टीम फौरन एक्शन में आ गई। सुरक्षा बल के सामने दिक्कत ये थी कि लंबे हाईवे पर उस जगह की पहचान कैसे हो जहां हमले की साजिश थी। सघन चेकिंग शुरू हुई तो पारिमपुरा नाका पर साजिश का खुलासा भी हो गया। एक गाड़ी को रोककर उस पर सवार शख्स से जैसे ही पहचान पत्र मांगा गया, उसने बैग से हथगोला निकाल लिया, लेकिन नाका पार्टी ने तुरंत उस शख्स को दबोच लिया। थाने में लाकर जैसे ही उसका मास्क हटाया गया तो उसकी पहचान लश्कर कमांडर अबरार के रूप में हो गई। लंबी पूछताछ में उसने खुलासा किया कि मलहूरा इलाके के एक घर में उसने अपनी AK-47 राइफल छिपा कर रखी है। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान उसे लेकर उस इमारत में ले गए जहां उसने AK-47 छिपाने की बात कही थी। लेकिन सुरक्षा बल के जवान जैसे ही मकान में दाखिल हुए, मकान में पहले से छिपे अबरार के एक साथी पाकिस्तानी आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती गोलीबारी में सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी हो गए। गोली अबरार को भी लगी। तुरंत अस्पताल के इलाके से आम नागरिकों को बाहर निकाला गया और ऑपरेशन में तुरंत सेना के जवान भी शामिल हो गए। तस्वीरें देखिए, इसी मकान में आतंकी छिपे थे। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलने की आवाज आ रही है। सुरक्षा बलों को दूर करने के लिए आतंकियों की तरफ से बम भी फेंके गए। तस्वीरों में धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। मुठभेड़ लंबा चला और आखिरकार सुरक्षा बल के जवानों ने अबरार के साथ पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, अबरार का पकड़ा जाना फिर मारा जाना लश्कर-ए-तैयबा पर एक बड़ी चोट माना जा सकता है। बिल्कुल नेहा, दरअसल अगर देखें तो अबरार नदीम जो कि नारबल इलाके का रहने वाला है, जो गाँव श्रीनगर बारामूला हाईवे पर पड़ता है, वहीं का वो रहने वाला था और 2018 दिसंबर से वो लापता था। पिछले कई महीनों के दौरान या कहें कई सालों के दौरान कई सुरक्षा बलों पर हमले हुए, जिसको लेकर ये माना जाता है कि उन सभी हमलों में अबरार का हाथ था और इसीलिए उसकी तलाश जो है सुरक्षा बलों को काफ़ी समय से थी। लेकिन जैसे हमने अभी दर्शकों को बताया कि कल कुछ खुफिया जानकारी थी सुरक्षा बलों के पास कि श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बलों पर हमला हो सकता है, जिसके चलते नाके बढ़ाए गए थे। उसको करीब 11 बजे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसको जब तलाशी अभियान के लिए लिया गया ताकि उसके हथियारों का पता लगे, वहां पर उसका एक पाकिस्तानी साथी छुपा था, जिस बीच गोलीबारी हुई और लश्कर के इस कमांडर अबरार के साथ साथ एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी मारा गया है। फिलहाल ये ऑपरेशन खत्म हो गया है और सुरक्षा बलों का मानना है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए है और बहुत बड़ा झटका लश्कर-ए-तैयबा के लिए। साथ ही अशरफ, इस बारे में भी डिटेल्स मिल पाई हैं क्या कि जब अबरार को पकड़ लिया गया, उसकी निशानदेही पर उस मकान में ले जाया गया जहां पर पहले से आतंकी छिपे हुए थे, उसके बाद क्या कुछ हुआ, किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? नेहा, दरअसल अगर हम मलहूरा की बात करें जहां ये मुठभेड़ चल रही थी, वो बिल्कुल उसी जगह पारिमपुरा के इलाके में आता है, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में। वहां पर क्योंकि जब कार से इस अबरार को पकड़ा गया, उसके कब्जे से मात्र एक हथगोला मिला था और एक पिस्टल मिला था और सुरक्षा बलों को ये शक था कि इतना ही हथियार इसके पास नहीं हो सकता है। उसके बाद उससे जब
जॉइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज या कहें सीआरपीएफ पुलिस और सेना की तरफ से कड़ी पूछताछ हुई। उसके बाद उसने माना कि उसका हथियार जो है पास ही एक घर में छुपा हुआ है। वहीं पर जब सुरक्षा बल सीआरपीएफ पुलिस और आर्मी उसको लेके जा रही थी, वहीं पर फिर मुठभेड़ हुई, गोलीबारी हुई, जिसमें अबरार भी मारा गया और पाकिस्तानी एक मिलिटेंट देर शाम मारा गया, क्योंकि उसने अंदर से जो गोलीबारी की थी उसमें सीआरपीएफ के 3 अधिकारी जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल है वो घायल हुए थे। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सैनिटाइज किया है और इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करेंगे, ये भी जम्मू से ही जुड़ी हुई है, जहां पर 26-27 सितंबर को ड्रोन से विस्फोटक गिराने का जो मामला है उसकी जांच पूरी तरह एनआईए को सौंप दी गई है। जम्मू ड्रोन मामले की जांच अब एनआईए करेगी। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। कमलजीत, क्या डिटेल्स हैं इस पूरे मामले में? देखिए, जो सेक्शंस लगाए गए थे, सेक्शन 16, 18 और 23 था, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत लगाया गया था। ये सारे वो एक्ट हैं जिसमें एनआईए जांच कर सकती है, और क्योंकि इसके एक इंटरनेशनल रिप्रिकॉशन है, इंटरनेशनल बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है एजेंसियों द्वारा कि पाकिस्तान से ही ये ड्रोन आया है। तो इस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को अनलॉक करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए एनआईए को ये जांच सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय ने तकरीबन 2 या 3 दिन लगाए हैं और उसके बाद ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। एनआईए की टीम, आपको पहले ही बता दें, वहाँ पे एसपी हैं, जो जम्मू ब्रांच ऑफिस है, वो पहले से ही शुरुआती दौर से ही इस केस के साथ एसोसिएटेड है। जम्मू कश्मीर पुलिस के कई आला अधिकारी हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं वो केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं कि किस तरह से ये वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। और अगर आप एफआईआर को देखें, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी थी जिसके तहत एरियल एसेट को चैलेंज और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का एंगल कोई भी रूल आउट नहीं कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन एविडेंस लाने की जरूरत है और इस एविडेंस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए लाना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से कई पहलुओं पर यहाँ पर जांच जरूरी है। कुछ दिन पहले ये हमला ड्रोन से किया गया, जून की ही बात है, अब से कुछ दिन पहले जब यह हमला एयरफोर्स बेस पर किया गया। बात कुदरत के कहर की करेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ टूटने की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल हाथी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलकनंदा नदी और नेशनल हाईवे पर गिर गया। इससे वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। हैरान करने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के जोशीमठ की है। तस्वीरें देखिए, मिसाइल की तरह पहाड़ का टूटा हिस्सा जमीन की तरफ बिजली की रफ्तार से गिर रहा है। आसपास खड़े लोग इस हैरान कर देने वाले मंजर को मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। पहाड़ टूटने की यह तस्वीर कुछ और एंगल से देखिए, क्योंकि जब भूस्खलन की यह घटना हुई तो अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोग इसे अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे थे। आपको बता दें कि इसी जगह पर सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा था। इस कैमरे की तस्वीर देखिए, पहली नजर में ऐसा लगता है कि पहाड़ पर बादलों का डेरा हो, लेकिन थोड़ी देर में ही भारी चट्टान लुढ़कती हुई नजर आती है। अब तीसरे कैमरे की तस्वीर देखिए, जो दूर से ली गई है। पहाड़ से गिरता मलबा साफ नजर आ रहा है। मलबे के आखिरी छोर पर धूल का गुबार भी नजर आ रहा है। अब जरा चौथे कैमरे की तस्वीर देखिए। ऐसा लगता है मानो बादल फटा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद साफ नजर आता है कि पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4, कैमरा नंबर 5। अब 5 कैमरे से भूस्खलन की तस्वीर देखिए। हर तस्वीर अपने आप में हैरान करने वाली है। पहाड़ से खतरनाक तरीके से जमीन पर गिरते पत्थर, धूल का गुबार, हर तस्वीर में पहाड़ पर मची तबाही साफ नजर आ रही है। भूस्खलन की यह घटना
जोशीमठ के हाथी पहाड़ पर हुई है। पहाड़ का काफी सारा मलबा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर गिरा तो काफी मलबा अलकनंदा नदी में भी समा गया। भारी चट्टानों के गिरने से NH कई घंटे के लिए बंद हो गया। ये सड़क बद्रीनाथ जाने वाली एकमात्र सड़क है। गनीमत ये रही कि इस समय बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी तरह से बंद है, जिस कारण यात्रा मार्ग सूना दिखाई दे रहा है। अगर यात्रा होती तो इस दौरान बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, क्योंकि पहाड़ी से भूस्खलन इस कदर हुआ कि कहीं भी पत्थर छिटक रहे थे। काफी मशक्कत के बाद JCB की मदद से मलबे को हटाकर कल रास्ता खोल दिया गया। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, आज तक। उत्तराखंड में पहाड़ टूटने की घटना आपने देखी, तो वहीं बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में लोगों का किस कदर बुरा हाल है, उसका एक वीडियो 2 दिन से वायरल हो रहा है। किशनगंज के सिंघीमारी कनकई नदी के पलसा घाट पर एक दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने कंधे पर लेकर नदी पार करते हुए दिखाई दिया। पलसा गांव है, उसके बाद नेपाल आता है। सरकारी उपेक्षा से अब तक कनकई नदी पर पुल ही नहीं बन पाया है। रुकना होगा फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।